अगर सच कहूँ तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था. राइटिंग, आई हैव नेवर टेकन इट एज अ प्रोफेशन. I was so happy to work with Anurag Basu. I mean, very sweet personal memory. 2013 एक ऐसा वक्त था जब आप 20-22 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके थे. आपको तारीफ बहुत मिली, लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था उस हिसाब से. उसी वक्त आपको जॉली एलएलबी के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है. तो ऑनेस्टली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि इन 20-22 सालों में क्या मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था? क्योंकि आपके समकक्ष अभिनेता काम करते रहे, उनको अवार्ड्स भी मिलते रहे, और उससे पहले आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिला था. आपके जहन में आया था कभी? नहीं, मैं अगर सच कहूँ तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है. ये बात मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको. होता क्या है कि हम बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे स्पेशली सत्या के बाद सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे. मेरा गाना बहुत फेमस था, जो आज तक फेमस है, कल्लू मामा लोग गाते हैं, मैं कहीं से गोली मार भेजे में. सो उस लेवल पर लोग जानते थे, सब मानते थे कि बहुत अच्छा एक्टर है और सोचने समझने वाला एक्टर है, क्योंकि राइटर भी है, लिखता भी है. सत्या मैंने लिखी भी थी. लेकिन क्या होता है, आपके दिमाग में एक इमेज हो जाती है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसा काम आप चाहें वैसा मिले और पैसा भी जैसा आप चाहें वैसा मिले. वो सच नहीं होता है, वो उसकी रियलिटी अलग होती है. सो उस वजह से लोग मुझे बहुत जानते थे, लेकिन जो रोल्स ऑफर कर रहे थे वो रोल्स बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइट नहीं कर रहे थे. जो फिल्में मैं कर रहा था, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की मैंने, लेकिन उस फिल्म में मेरी क्या जगह है, क्या कर रहा हूँ मैं एज अ किरदार, वो उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा था मुझे. और लिखता मैं था नहीं. राइटिंग मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि राइटिंग आई हैव नेवर टेकन इट एज अ प्रोफेशन. तो ले दे के एक्टर ही था प्रोफेशन में. तो एक समय आया था कि लोग जब बुलाते थे मैं मना कर देता था कि नहीं भाई, मैं नहीं करना चाहता. तो लोगों ने, एक तो जब आप मना करते रहते हैं तो लोग भी आपको बुलाना बंद कर देते हैं. आपने रामू को भी मना किया था पहले, सत्या के लिए शायद. अब मैं मना करने गया था उनको क्योंकि मुझे लगा था वो लिखवाने के लिए बोलेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने पहले रोल सुनाया, बाद में लिखा मैंने. सो कहने का मतलब ये है कि एक लंबा वक्फा गुजरा, स्पेशली मैं कहूँगा 2000 से 2010 तक, 10 साल, जिसमें काम मैं करता रहा, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा था. तो लास्ट के जो 4-5-6 साल थे, उसमें मैंने लोगों को कहना बंद कर दिया था. मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि भाई देखिए, ऐसा है कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता. अच्छा. हाँ, ये मैंने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब कहते थे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सर एक दिन का रोल है, एक सीन का रोल है. तो एक सीन के रोल में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि एक्टर के नज़रिए से आपको वो किरदार नहीं मिलता है जिसका एक आर्क हो. और ऑफ कोर्स एक दिन की शूटिंग है तो पैसे भी नहीं मिलते हैं. तो दोनों ही तरफ से, मतलब ना माया मिली ना राम वाली बात हो जाती है. तो मैंने कहना शुरू कर दिया था, और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम भी था मेरे लिए. और मुझे ये लग रहा था, ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या है जो लोग मुझ में देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको अच्छा रोल, बड़ा रोल मिलना चाहिए. तो 2011 में मुझे पहला, जहाँ से मैं कहूँगा जहाँ से चेंज शुरू हुआ था, 2011 में अनुराग बासु ने मुझे बुलाया था बर्फी के लिए. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इतना चढ़ चुका था उस टाइम पे, बिना फिल्म सुने मैंने अनुराग को ये बोला था कि यार देखो अनुराग, बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, पहले से जानते थे. तो मैंने कहा देखो अनुराग यार, कुछ करने को तो बुलाना, नहीं तो नहीं बुलाना. तो ये बहुत बड़ी मूर्खता थी मेरी, क्योंकि वो नाराज़ भी हो सकता था मुझसे, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुआ. उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, उसने कहा कि सर अगर मुझे आपके लायक रोल नहीं होता तो मैं आपके पास क्यों आता. एंड देन आई डिड दैट फिल्म. And I was so happy. I was so happy to work with Anurag Basu. I mean, he's a wonderful person and a wonderful artist, wonderful mind. And then उसी के दौरान मैं रणबीर से पहली बार मिला. And as a co-actor, he's such a delight.
मैं सच कहूँ तो इन दो लोगों की वजह से मेरा इंटरेस्ट जो था वो एक्टिंग में वापस आ गया। ये बर्फी में हुआ और मेरी किस्मत 2011 में ही मुझे जॉली ऑफर हुई सुभाष कपूर के। सुभाष ने। तो सुभाष भी बहुत अच्छा दोस्त था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो बोला कि वो मुझे पंडित जी बोलता है। अच्छा। तो बोला पंडित जी मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, लॉ के ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, हेलो स्क्रिप्ट सुन लो। तो वो स्क्रिप्ट सुनाता है। मैं कहा सुन लेता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट सुनने के लिए बैठा तो बोला मैं चाहता हूँ आप इसमें रोल भी करें। मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। तो उसने कहा इसमें जज का रोल है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार सुभाष कोई भी रोल दे देना यार, जज मत बनाना यार प्लीज़। तो वो देखता रहा मेरी तरफ और उसने कहा कि पंडित जी पहले स्क्रिप्ट सुन लो। इसका रीजन यही था ना कि हिंदी फिल्म में वही ताजर आते दफा हाँ, 200-302 हाँ, वही मतलब बोल रहे हैं कोई किरदार एक्सेप्ट एक बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें अशोक कुमार ने जज का रोल किया था, कानून। उसके अलावा आवारा में भी पृथ्वीराज कपूर साहब का किरदार अच्छा था। हाँ, तो मतलब वही एक दो को छोड़ के कोई फिल्म है नहीं जिसके अंदर जज किरदार के तौर पे हो। राइट। वो बस एक फंक्शनल, एक वो होता है कि भाई वो एक जज लास्ट में कुछ बोल देगा बीच बीच में, ऑर्डर। लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद 2 घंटे के बाद जब स्क्रिप्ट खत्म हुई तो मैंने सुभाष को बोला था कि सुभाष ये रोल कोई और नहीं करेगा, प्लीज ये रोल मैं ही करूंगा। एंड दैट्स हाउ दीज 2 फिल्म्स हैपेंड। ओके। नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात होती है और वो क्षण जो है वो बहुत ही भावुक भी होता है, प्रेरणादायक भी होता है। जब आप प्रेसिडेंट साहब से नेशनल अवार्ड ले रहे होते हो तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप वो बताएं। हाँ, तो ये मुझे तभी पता लगा जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला। तो हम लोगों को एक दिन पहले वहाँ बुलाया जाता है, फिर वो एक ड्रिल होती है पूरी, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल था कि भाई आप वहाँ जाएंगे, आप उनको नमस्ते करेंगे, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट टच द बॉडी, यू नो, बिकॉज देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज और व्हाटएवर। सो आप नमस्ते करेंगे उनको, नमस्कार करेंगे, वो आपको नमस्कार करेंगे। उसके बाद वो आपको अवार्ड देंगे, फिर आप ऑडियंस की तरफ मुड़ेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगी, फिर आप उनकी तरफ मुड़ेंगे, एक बार फिर से आप नमस्कार करके फिर आप सीधे निकल जाएंगे। ये प्रोटोकॉल है। पूरी एक्टिंग जैसे ही लग रही है मेरे हाँ, को। हाँ, नहीं, ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। ये इसको आप कि डायरेक्टर आपको बोल रहा है ऐसा ऐसा। हाँ, ये पूरा हमें एक दिन पूरा पहले बताया गया। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो मैं पहुँचा, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं पहुँचा बिल्कुल सब प्रोटोकॉल के हिसाब से राइट पे पहुँचा। फिर मैं उनके पास पहुँचा। जब मैं उनके पास पहुँचा मैंने उनको नमस्कार किया, मैं झुक के उनको नमस्कार किया, तो वो उन्होंने भी नमस्कार किया और ऐसे झुकते झुकते उन्होंने कहा कि जज साहब आपकी पिक्चर आपकी वजह से मैंने 2 बार देखी है। ये बहुत ही पर्सनल लाइन थी और मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता। मतलब ये मेरे लिए अवार्ड से बड़ी चीज़। देश के राष्ट्रपति। हाँ, देश के राष्ट्रपति, एक इंसान के तौर पे उन्होंने जब ये बात बोली तो वो मुझे इतनी छू गई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा अगर सर आपने मेरी वजह से 2 बार देखी है तो इस बात पे हाथ मिला लीजिए। तो हाथ करे, वो फोटोग्राफ है मेरे पास कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसमें हाथ मिलाया। और फिर वही उसके बाद तो जो प्रोटोकॉल होता है कि आपने नमस्कार किया, फोटो खिंचाई और चले गए। बट इट रिमेन्ड अ वेरी स्वीट पर्सनल मेमोरी एंड आई चेरिश इट। यू नो, नेशनल अवार्ड तो है, गर्व की बात है, एक जरूर एक गर्व की बात है, लेकिन उस अवार्ड में इस घटना का होना ये ताज़ जिंदगी मेरे साथ रहेगा। एक बहुत ही पर्सनल ह्यूमन टच जो है वो मेरे साथ रहेगा। ओके। नहीं, आपका वो किरदार था भी ऐसा कि बूढ़े बच्चे, देश के राष्ट्रपति सब उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरे को चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है, जहाँ पे आपने भी कोट किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कॉमेडी में जब तक पैथोस ना हो कॉमेडी पूरी नहीं होती है। अब मैं जब आपके निभाए ज़्यादातर किरदारों को देखता हूँ तो किरदार चाहे कोई भी हो, वो दुखद हो, उसमें जब तक कॉमेडी नहीं होती है आपके वो किरदार पूरे नहीं होते हैं। इसका क्या रहस्य है सर कि आपके जितने भी किरदार है, अभी अब विलन की बात हो रही है, अब आपकी फिल्म लेते हैं रेड,
हाँ करेक्ट। अब वो किरदार करप्टेड है लेकिन उसी समय इंटेलिजेंट भी है, वो जोक्स भी क्रैक कर रहा है। करेक्ट। इस पे बात कीजिए सर। तो ये पर्सनल चॉइस मैं कहूँगा, या मैं अगेन आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी इफ दिस इज़ अ गुड थिंग। मुझे हमेशा से वो कहानियाँ या वो परफॉर्मेंसेस या वो फिल्में बहुत पसंद आई जहाँ पे मैं एग्जैक्टली फिगर आउट ना कर पाऊँ कि कैरेक्टर एक कलर का नहीं है या कहानी एक कलर की नहीं है। अगेन वही ग्रे में जैसे चलते हैं ना हम लोग, वो है। तो जैसे मैं आपको एक सीन बताता हूँ। जी। बैंडिट क्वीन बहुत समय हो गया होगा आपको देखे हुए, अभी मैं बताता हूँ। उसमें एक सीन था जो एडिट में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो डकैती हो रही है। डकैती का क्या माहौल होता है? डकैती का माहौल होता है गोलियां चल रही है, धाएं धाएं गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं, है ना, जो हमें याद है, जो हमारे सामने पिक्चर है। और डकैती में पैसे वैसे लूटे जाते हैं। तो पहली चीज़, रियलिस्टिक फिल्म थी, तो पहली चीज़ हमें वहाँ जाके पता लगी पैसे वैसे की तो कोई होती नहीं है डकैती, क्योंकि पैसे गांव में पैसे किसके पास होते हैं भाई? तो होती किस बात की है डकैती? डकैती में मारते क्या हैं? क्या भाई एक लाला होगा जिसकी शादी होगी उसके घर में, तो उसके यहाँ हो सकता है जेवरात उठा लें, लेकिन नॉर्मली डकैती होती नहीं है सोने के लिए और पैसों के लिए, तो होती नहीं है। तो किस चीज़ की होती है डकैती? तो डकैती होती है अनाज की, डकैती होती है जूते की। जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जूतों की डकैती होती है। अनाज की होती है, कपड़ों की होती है, शराब की होती है। अच्छा। शराब उठाई जाती है। और सबसे बड़ी डकैती में जो जिसको एक्चुअली सोना माना जाता है, वो है राइफल की डकैती। जब आप अटैक करते हैं तो आप गांव में अटैक करते हैं, तो वहां की कोतवाली में अटैक करके अगर आपने वहां से बंदूकें उठा ली हैं, वो बहुत बड़ी डकैती मानी जाती है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।